चैप्टर टीलेज और इंटेल्स में प्रोसीड करते हैं फर्दर टॉपिक पे। आई होप ये मेरा सेकेंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। एक और लेक्चर लगेगा इसमें, उसके बाद में भी हम कंप्लीट करें। लेक्चर बड़ा होने के कारण हम एक साथ नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं टॉपिक को, क्योंकि मे भी थोड़ा बोरिंग हो सकता है। और एक रिकमेंडेशन है, जो भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं या कभी विजिट कर रहे हैं लेक्चर के लिए, तो आप प्लीज़ ईयरफोन लगा के ही सुने, क्योंकि मे भी आवाज़ डिस्टर्बेंस हो सकता है वाइब्रेशन के कारण। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने लास्ट क्लास में टीलेज दैट मीन जीरो टीलेज को डील किया था कि कहाँ कहाँ जीरो टीलेज सुटेबल होता है और क्या जीरो टीलेज है, और उसके बाद हम जीरो टीलेज को ही कंटिन्यू करते हैं फर्दर। तो स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज ऑफ जीरो टीलेज। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज ड्यू टू द लेस मिनरलाइजेशन। दैट्स मीन एडवांटेज क्या है जीरो टीलेज का, हम इसमें डील करेंगे। कुछ पॉइंट होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या तो आप अपना सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दो या कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन दे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज ऑफ जीरो टीलेज, दैट मीन जीरो टीलेज ही इंपॉर्टेंट। जो भी आपके इसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक आता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आप तभी आप जो भी क्वेश्चन होता है जीरो टीलेज पे आप अच्छे से लगा पाएंगे। तो देखते हैं एडवांटेज ऑफ जीरो टीलेज क्या। आप कम से कम 3 या 4 एडवांटेज जरूर याद करें, उसका बेसिक आप समझ के रखें कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख पाएँ। तो देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जीरो टीलेज के कारण जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो इंक्रीज होता है फील्ड में, क्योंकि जो भी स्टबल, जो भी स्ट्रो बच जाता है, स्टबल ये सब बच जाता है, जो भी वीड होता है, तो हम उसको हर्बिसाइड से उसमें ही मार के उसी में छोड़ देते हैं, डस्ट में किल करके उसी में हम छोड़ देते हैं। और रैदर हम फील्ड को पूरा टीलेज नहीं करते हैं। जहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट है वहीं पर हम टीलेज ऑपरेशन करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो हमेशा फील्ड में डालता है, और उसका ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट हमेशा इंक्रीज होता है। लेकिन वन थिंग इज़ डैट कि जो भी हम पूरा फील्ड में यदि हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड दैट मीन टीलेज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, तो जो भी सॉइल है जहाँ पर हम टीलेज नहीं दे रहे हैं, जिस एयर रो में हमें जिस वे में हमें सोइंग नहीं करना, जिसमें कि जिस जगह पर हम सोइंग नहीं कर रहे हैं वहाँ का सॉइल कम्पैक्टेड रहता है, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जो भी माइक्रोब्स जो भी सॉइल के अंदर है, तो यदि सॉइल कम्पैक्ट रहेगा तो उसको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाएगा। प्लॉगिंग से होता है कि जो भी सॉइल है उसके बीच में इंटर स्पेस डेवलप होता है, जो कि एयर जब उसके अंदर जाता है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, तो इसके कारण जो भी डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन यदि हम पूरे फील्ड में टीलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं, जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट हो वहीं पर करते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर जो जहाँ जहाँ हम टीलेज ऑपरेशन नहीं किए वहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छे तरीके से काम नहीं करता। तो इसलिए मिनरलाइजेशन ये एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। मेनली हम इसको एडवांटेज में ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने फील्ड को जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं, तो एक ही टाइम में यदि जो भी क्रॉप्स है उसके लिए अवेलेबल हो पाएगा, तो फिर जो सब्सिक्वेंट सीक्वेंस में हम जो क्रॉपिंग करेंगे तो उसके लिए न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि स्लो यदि डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, तो जो हम फर्दर क्रॉप लगाएंगे तो उसके लिए भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहेगा, और जो मेरा सॉइल का स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनिक मैटर के कारण काफ़ी इंप्रूव होगा, और जो भी फेवरेबल अर्थवर्म है या जो भी अदर ऑर्गेनिज्म है तो वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा, तो जो भी हमारा नेट यील्ड है वो काफ़ी बढ़ेगा ही। तो ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट इंक्रीज होता है ड्यू टू लेस मिनरलाइजेशन। करने का मतलब है यदि माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होता है, इसके कारण जो भी ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक कंटेंट। दैट्स मीन मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ एनी माइक्रोबियल एक्टिविटी। दैट्स मीन बैक्टीरिया हो सकता है या फंगाई हो सकता है, कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट्स मीन इनऑर्गेनिक फॉर्म, तो उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो जीरो टीलेज के कारण मिनरलाइजेशन लेस होता है, दैट्स मीन इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्शन लेस होता है, दैट्स मीन ऑर्गेनिक मैटर में ही ऑर्गेनिक फॉर्म में ही काफ़ी लंबे समय तक जो भी हम रेसिडुअल फील्ड में अप्लाई करते हैं तो प्रेजेंट रहता है। तो इसके कारण हमारा ऑर्गेनिक मैटर हमेशा एक प्रॉपर रेशियो में फील्ड में बना रहता है। तो ये एक एडवांटेज हुआ कि हमारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है
और फील्ड में बना रहेगा, जो भी वाटर है वो गिरेगा तो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो इसको हम बेसिक रहा कि आप जो भी मैंने पॉइंट बताया वो आप कुछ भी पॉइंट इतना में कंट्रीब्यूट करके लिखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि आपने जो भी कंटेंट है उसको होल्ड करके रखा। तो फर्दर एक सीक्वेंस में डिफाइन करते हैं इसको। एज वी नो ड्यूरिंग द टीलेज एडिशन ऑफ द सॉइल हैपन, दैट्स मीन जो भी हम टीलेज ऑपरेशन करते हैं उसमें एडिशन करने का मतलब है दैट्स मीन एयर का एंट्री होता है सॉइल में यदि दैट्स मीन टीलेज ऑपरेशन करते हैं तो माइक्रोब्स वर्क इफिशिएंटली एट द गुड एडिशन, जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी है प्रॉपर एयर का फैसिलिटी रहेगा दैट मीन एयर का अवेलेबिलिटी रहेगा तो अच्छे से वर्क कर पाता है। माइक्रोब्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर टू रिलीज द मिनरल विद द प्रॉपर एयर प्रेजेंट। माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर पर दैट मीन ऑर्गेनिक मैटर पर काम करता है और दैट मीन ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है और उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, दैट मीन मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट करता है यदि एयर का प्रेजेंट अवेलेबल हो तो। ड्यूरिंग द जीरो टीलेज प्रॉपर एरेशन विल नॉट हैपन, जैसा कि हम जीरो टीलेज में प्रॉपर एरेशन नहीं हो पाता क्योंकि हम जो भी पूरे फील्ड को है हम टीलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं, जहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट है वहीं पर टीलेज ऑपरेशन करते हैं, उसमें भी हम सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन ही करते हैं। और हर्बिसाइड के यूज़ से हम जो भी हम जहाँ पर हम टीलेज ऑपरेशन नहीं कर रहे उसमें यदि वीड या अनवांटेड वेजिटेशन ग्रो हो रखा तो हम उसको किल कर देते हैं और किल करके उसी में हम छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारा ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बना रहता है। तो जीरो टीलेज में एरेशन अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि हम पूरे फील्ड में टीलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं, जिसमें प्लॉगिंग नहीं करते हैं तो अच्छे से एरेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक फॉर्म में ही लंबे समय तक बना रहता है, जिसमें कन्वर्ट होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, लेकिन स्लो प्रोसेस एज हम नॉर्मल टीलेज ऑपरेशन के बारे में कंपेयर करें तो दैट मीन ट्रेडिशनल टीलेज ऑपरेशन से यदि हम कंपेयर करें तो। So microbial activity in a smooth manner. So organic matter content increase as follow mode zero tillage which affect the good vegetation. That's mean जिसके कारण माइक्रोबियल एक्टिविटी है यदि एरेशन हम कम प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन एयर हम कम प्रोवाइड करते हैं माइक्रोब्स को, तो माइक्रोब्स काफ़ी स्मूथ मैनर में काम करेगा, दैट मीन उसका जो भी डिकम्पोजिशन का रेट होगा स्मूथ होगा, दैट मीन तो जिसके कारण ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट इंक्रीज होते रहेगा जैसे जैसे हम जीरो टीलेज प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा जो भी वेजिटेशन है उस पर एक अच्छा इफेक्ट डालेगा, दैट मीन इफेक्ट इन गुड वे। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरेशन कैपेसिटी, क्रॉप ग्रोथ रेट, दैट मीन ऑर्गेनिक मैटर यदि फील्ड में प्रेजेंट रहता तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, जो भी हम वाटर डालते हैं तो नीचे अच्छे से इनफिल्ट्रेट करके और होल्ड करके रखेगा। दैट मीन हम देखे थे कि जो भी हम हार्ड पैन हो जाता है सवाल का तो वो एक वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट कर देता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो कुछ अपने अंदर भी वाटर होल्ड करके रखेगा और माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण हो सकता है लंबे समय तक जो भी हार्ड पैन हो तो उसको भी ब्रेक करे। एरेशन कैपेसिटी दैट मीन जो भी स्पेस बचेगा ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के अंदर तो उसमें भी जो भी एयर और वाटर अवेलेबल रहेंगे तो प्लांट को इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे इन गुड मैनर। क्रॉप ग्रोथ रेट दैट मीन आपको क्रॉप का जो भी रेट होगा अच्छा होगा। फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सरफेस रन ऑफ इज रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्च, दैट्स मीन यदि ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो जो भी वाटर का लॉस है दैट्स मीन जो सरफेस रन ऑफ वाटर है वो कम होगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है एक बैरियर की तरह काम करेगा, तो इसके कारण जो भी रेनफॉल से जो भी हम वाटर यदि लैंड पे हमें मिलता है या जो भी हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो उससे वाटर का जो भी लॉस है वो कम होगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो एक बैरियर की तरह कुछ डिस्टेंस पर काम करेगा जिससे वाटर होल्ड हो पाएगा और लेस ड्रेनेज या लीचिंग बोले कुछ भी कम होगा, और मेनली वाटर जो हम अप्लाई करेंगे वो प्रॉपर तरीके से फील्ड में रहेगा और प्लांट यूज कर पाएंगे। रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्च विच रिड्यूस सरफेस रन ऑफ सो द सॉइल इरोजन, दैट मीन यदि वाटर का लॉस कम होगा तब सॉइल इरोजन भी कम होगा यदि हम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट करते हैं तो दैट्स मीन कि ये अपने एक दूसरे से लिंकअप है, दैट्स मीन यदि वाटर का लॉस कम होगा दैट्स मीन वाटर रन ऑफ कम होगा तो अपने साथ मिट्टी भी कम ले जाएगा,
तो उसके कारण हमारा जो भी सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा। तो एक इंटरकनेक्टेड more activity of earthworm due to the more presence of organic matter, so earthworm help in the proper aeration. That's mean यदि ऑर्गेनिक मैटर अधिक रहता है तो अर्थवर्म का ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा, तो उसके कारण एरेशन जो भी है वो डेवलप होते रहेगा, और जो भी क्रॉप्स है हम जो भी क्रॉप्स लगाएंगे उसको प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ एयर या जो भी माइक्रोब्स है उसको भी एयर की अवेलेबिलिटी नेचुरल वे से मिल पाएगा। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एडवांटेज है जीरो टिलेज का। बेनिफिशियल इफेक्ट आर सीन आफ्टर 2-3 ईयर ऑफ इट्स प्रैक्टिस। दैट मीन जो भी इफेक्ट है हमको ऐसा नहीं कि जीरो टिलेज प्रैक्टिस किया और जो भी एडवांटेज हमने देखा वो 1 साल के बाद आपको मिलने लगे। हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है फील्ड के अकॉर्डिंग या जो भी सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग है, लेकिन यदि हम जनरल वे में बात करें तो 2 या 3 साल के बाद आपको कुछ कुछ एडवांटेज जो आप कन्वेंशनल टीलेज या ट्रेडिशनल टीलेज को फॉलो करके आ रहे थे उससे आपको एडवांटेज कुछ अधिक देखने को मिलेगा आपके फील्ड में या लैंड में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप 2 या 3 साल के इंटरवल के बाद आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपको जीरो टिलेज करने से क्या क्या एडवांटेज हो रहा है। तो फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। Disadvantage of zero tillage. The residue left on the surface interfere with the sowing operation. दैट्स मीन मैंने बात किया अभी एडवांटेज को लेकर, लेकिन जीरो टिलेज के कारण कुछ डिसएडवांटेज है तो उसको भी हम डील करते हैं। दैट्स मीन जैसे कि हमने बात किया कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता हम पूरे फील्ड में टिलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर रहता तो वहीं पर प्रेजेंस हो जाता, तो वो एक दैट्स मीन हिंड्रेंस या डिस्टर्बेंस का काम करता है इन सोइंग ऑपरेशन। दैट्स मीन ये कम्प्लीटली नहीं काम करेगा लेकिन एक कुछ हद तक डिस्टर्बेंस का काम करेगा। दैट्स मीन यदि विंड ब्लो होगा तो हम जहाँ पर सोइंग कर रहे हैं वहाँ पर जो भी स्ट्रॉ है जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पर फिर आ जाएगा, तो मे बी ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो एक हम इसको डिसएडवांटेज के अंडर रख सकते हैं। आज रेसिड्यू परजेंट, जैसा कि हम जानते हैं जीरो टिलेज में रेसिड्यू परजेंट रहता, इट क्रिएट हिंड्रेंस इन रनिंग सीड ड्रिल। दैट्स मीन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम सीड ड्रिल यूज करते हैं फील्ड में, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड सोइंग ऑफ द सीड इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिड्यू। और जब भी हम सोइंग सीड करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसिड्यू। सीडलिंग स्टेबलाइजमेंट इज लेस। दैट्स मीन जो भी सीडलिंग सीड हम शो करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है सीडलिंग में, तो उसका स्टेबलाइजमेंट थोड़ा कम हो जाता है। दैट्स मीन प्रॉपर वे से स्टेबलाइज नहीं हो पाता। दैट्स मीन वन रीजन इज रेसिड्यू। सब में मेनली रेसिड्यू ही रीजन रहेगा क्योंकि हम नॉर्मल टिलेज से जो जीरो टिलेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें रेसिड्यू का हम रेशियो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हम पूरे फील्ड में हम टिलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो इसके कारण जो भी सीडलिंग डेवलप होता है तो वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो पाता। आज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिड्यू इमर्जेंस ऑफ सीड इज सफर फ्रॉम रेसिड्यू हिंड्रेंस। दैट्स मीन जो भी सीड कन्वर्ट होता है सीडलिंग में तो एक हिंड्रेंस फेस करता है ड्यू टू रेसिड्यू प्रेजेंट इन द फील्ड। सो इमरजेंस इज क्वाइट बी डिले। इसके कारण जो भी हमारा इमरजेंस है दैट मीन सीडलिंग का इमरजेंस है वो थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर डालें तो मे बी थोड़ा उसको कवर कर ले या मे बी थोड़ा हिंड्रेंस प्रोवाइड करे, तो थोड़ा हमारा इमरजेंस है सीडलिंग दैट सीड इनटू कन्वर्टेड इनटू सीडलिंग थोड़ा डिले हो सकता है। हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हैज़ टू बी अप्लाइड फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसा कि हमने बात किया कि जो भी यदि जीरो टिलेज में ऑर्गेनिक मैटर का मिनरलाइजेशन कम होता है क्योंकि एरेशन फैसिलिटी हम अच्छे से प्रोवाइड नहीं देना चाहते या हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पूरे फील्ड में हम टिलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो इसके कारण जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो इसके कारण जो भी नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी है वो फील्ड में कम हो जाता है क्योंकि यदि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं होगा तो नाइट्रोजन अवेलेबल कम होगा फील्ड में, लेकिन क्रॉप को तो नाइट्रोजन चाहिए, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ऐड करना पड़ता है जिसके कारण जो भी हम क्रॉप लगा रहे हैं उसको डिफिशियंसी फेस ना करना पड़े और जो भी क्रॉप जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका मिनरलाइजेशन भी फास्ट हो। जब हम नाइट्रोजन डालेंगे तो जो भी नाइट्रोजन डिपेंडेंट बैक्टीरिया होगा वो वर्क करेगा, उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको मिनरलाइज करेगा, तो मे बी हमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ऐड करना पड़ता है, तो एक डिसएडवांटेज होता है जीरो टिलेज का। फर्दर कंटिन्यू करते हैं।
As we know, 99% of nitrogen come from the mineralization of organic matter, but in zero tillage mineralization is slow. That means 99% of nitrogen organic matter से ही डिराइव्ड होता, लेकिन जीरो टिलेज में मिनरलाइजेशन काफ़ी हद तक कम होता, जिसके कारण हमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ऐड करना पड़ता. So we have to add high dose of nitrogen so cropping system be well developed. तो हमें हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन ऐड करना पड़ता है, जिससे हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है अच्छे से डेवलप हो पाए इन स्पाइट ऑफ वी आर अडॉप्टिंग जीरो टिलेज. पेरिनियल वीड्स में बी प्रॉब्लम, दैट्स एनी लिखा गया यहाँ पर बी होगा. पेरिनियल वीड में बी प्रॉब्लम, दैट्स मीन पेरिनियल जो भी वीड होता है, एनुअल वीड दैट्स मीन 1 ईयर वीड, एंड पेरिनियल वीड दैट्स मीन मोर देन 1 ईयर जो वीड सर्वाइव करते हैं उसको पेरिनियल वीड कहते हैं. तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है जीरो टिलेज के केस में. एज ड्यू टू यूज ऑफ हर्बिसाइड इट विल कम्प्लीटली किल एनुअल वीड. दैट्स मीन हम हर्बिसाइड का जो भी यूज करते हैं तो वो कम्प्लीटली एनुअल वीड को तो कम्प्लीटली किल कर देता है, रिमूव आउट कर देता है, लेकिन इनएफेक्टिव हो जाता है पेरिनियल वीड को, पेरिनियल वीड के केस में. तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब भी पेरिनियल वीड का इन्फेस्टेशन अजीब ज़्यादा हो जाता है. तो मे बी हमें कुछ अदर एक्टिविटी फील्ड में करना होगा जिसके कारण हम वीड फ्री कर पाए अपने प्लॉट को. बट इट इज़ नॉट एबल टू किल द पेरिनियल वीड. दैट्स मीन हर्बिसाइड जो भी यूज़ करते हैं एनुअल वीड को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन पेरिनियल वीड को कंट्रोल नहीं कर पाता. तो ये एक डिसएडवांटेज है. नॉट सूटेबल फॉर द क्ले सॉइल बिकॉज इट इज़ कॉम्पैक्टेड एंड हार्ड. दैट्स मीन जीरो टिलेज क्ले सॉइल के लिए नहीं है, और क्योंकि क्ले सॉइल मेनली जो भी हेवी सॉइल है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है और हार्ड होता है. इसके लिए हम जीरो टिलेज वहाँ प्रेफर नहीं करते हैं. जब हम डील कर रहे थे वे आर जीरो टिलेज आर सूटेबल, तो हम उसमें भी इस पॉइंट को डील किया था. कंजर्वेशन टिलेज की तरफ बढ़ते हैं. हमने कंजर्वेशन टिलेज को प्रीवियस लेक्चर में भी डील किया था, लेकिन उससे भी हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कंजर्वेशन टिलेज को. उससे भी दैट्स मीन जो भी हमने डील किया तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको हम थोड़ा ब्रॉड वे में डिटेल में पढ़ते हैं कंजर्वेशन टिलेज को. एनी टिलेज एंड प्लांटिंग सिस्टम दैट लेफ्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द सॉइल सरफेस कवर्ड बाय द रेसिड्यू. दैट मीन जो भी सिस्टम क्रॉपिंग सिस्टम या टिलेज ऑपरेशन जो 30% रेसिड्यू जो भी हम लैंड है उस पर छोड़ के रखता है, तो उस टिलेज ऑपरेशन या प्लांटिंग सिस्टम को हम कंजर्वेशन टिलेज कहते हैं. यदि हम जीरो टिलेज के केस में बात करें तो जीरो टिलेज के केस में यदि 30% सॉइल सरफेस का कवर होता है रेसिड्यू से, तो हम उसको भी कंजर्वेशन टिलेज कर सकते हैं. या जो भी अदर टाइप हम टिलेज ऑपरेशन हम डील करते हैं और उसमें जो भी सरफेस है उसका 30% एरिया रेसिड्यू से कवर है, तो उसको भी हम कंजर्वेशन टिलेज कहेंगे. और ये इसलिए इसको एक अलग से हम डिफिनिट क्राइटेरिया देते हैं कि 30% जो भी सॉइल सरफेस है वो कवर होना चाहिए रेसिड्यू से, तो उसको हम कंजर्वेशन टिलेज कहते हैं. इसमें भी रेसिड्यू का ही इंपॉर्टेंट रोल है, उसी को लेकर हम डील करेंगे. द मेजर ऑब्जेक्टिव टू कंजर्व द सॉइल बाय रिड्यूसिंग इरोजन. दैट्स मीन इरोजन बाय वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम जो भी सॉइल का इरोजन है उसको हम कंट्रोल करें. Residue act as a protective cover against the erosion and evaporation losses of soil moisture. That's mean residue जो हम फील्ड पे छोड़ते हैं 30% या उससे अधिक, जो भी एटलीस्ट 30% होना चाहिए, उससे अधिक एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है अगेंस्ट इरोजन ऑफ सॉइल. एंड जो भी इवापोरेशन से लॉस होता है वाटर को उसको भी कम करके रखता है जो भी हम रेसिड्यू या ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं फील्ड में. तो allowing वाटर टू इनफिल्ट्रेट इंस्टीड ऑफ रनिंग ऑफ. और वाटर को जो भी अप्लाई करते हैं इरिगेशन के थ्रू या जो भी रेनफॉल से वाटर मिलता है तो इनफिल्ट्रेट होने में हेल्प करता है, ना कि रन ऑफ होने में. It is year-round system of managing plant residue with implement that undercut residue and kill the weeds. That mean एक year-round process है. That mean एक year-round process है जिसमें हम जो भी plant रेसिड्यू है उसको हम इम्प्लीमेंट की मदद से उसको कट करते हैं. हो सकता है डिक्सिंग करके उसको कट करके, और उसमें हम उसी में हम डैश में ऊपर से हम रख दें. डैश में उसको हम कट करके स्मॉल पार्ट में कट करके और जो भी हम अपना लैंड है उसको कवर कर दें. तो ये हम आदि जो भी वीड भी हो सकता है या अदर वेजिटेशन जो हम नहीं चाहते हैं वो भी ग्रो हो, तो उसको भी कट करके डैश मीन एज
कि वो ऊपर लेयर की तरफ बना रहे और जो भी हमारा लॉस है और जो भी सॉइल का एक्सपोजर है विंड से वाटर से कम हो। Zero tillage can be conservation tillage if it maintain 30% of residue on the surface during sowing of crop. That means जीरो टिलेज को भी हम कंजर्वेशन टिलेज कर सकते हैं यदि वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। दैट मीन 30% ऑफ देयर एरिया इज कवर्ड विद द रेसिड्यू, दैट मीन ऑर्गेनिक रेसिड्यू। मेथड ऑफ कंजर्वेशन टिलेज हम बात करते हैं कौन कौन सा मेथड ऑफ कंजर्वेशन टिलेज के। तो हमने बात किया यदि जीरो टिलेज या नो टिल्थ 30% रेसिड्यू मेंटेन करके रखता है तो वो भी एक मेथड होगा कंजर्वेशन टिलेज का। रिज टिल दैट्स मीन रिज, जैसे कि हम जो भी पोटैटो का खेती करते हैं तो उसमें हम जो भी लैंड होता है तो उसमें हम सॉइल का एक रिज बना देते हैं। दैट्स मीन एक भी से वर्टिकल लेयर बना देते हैं, उसके बीच में कुछ स्पेसिंग देते हैं, फिर ऐसे ही बना के तो वैसे हम यदि प्लांटिंग या टिलेज करें तो जो भी बीच का स्पेसिंग हम वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी लार्ज अमाउंट में डाल सकते हैं तो वो भी अच्छा खासा एरिया कवर कर लेगा। तो वो भी इस टाइप का रिज टिल को भी हम कंजर्वेशन टिलेज कर सकते हैं। स्ट्रिप टिल जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है वहीं पर हम सिर्फ प्लगिंग करें या डिक्सिंग करें या जो भी अदर टिलेज ऑपरेशन करना चाहें वो करें और रेस्ट ऑफ फील्ड को हम छोड़ के रखें, तब भी ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी हद तक अवेलेबल होता है तो वो भी कम अंडर कंजर्वेशन टिलेज। एडवांटेज ऑफ कंजर्वेशन टिलेज, जो भी एडवांटेज है उसका क्या है कंजर्वेशन टिलेज का। ये इमेज आप देख रहे हैं तो वो जो शुगर केन का आफ्टर कटिंग जो बचा हुआ उसको स्टेबल करते हैं। जो भी लेफ्ट पोर्शन जो भी हम फील्ड में छोड़ देते हैं जो भी रूटेड रहता है तो उसको स्टेबल करते हैं। दैट्स में इसीलिए हम ये इमेज डाले हैं। एडवांटेज क्या है कंजर्वेशन टिलेज का, एक तो सॉइल कंजर्वेशन करता है दैट्स मीन प्रोटेक्टिव लेयर के काम करके इरोजन कम होता है सॉइल का बाय विंड और वाटर, तो एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। इम्प्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी दैट्स मीन ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव होगा तो जो भी माइक्रोब्स है जो भी अर्थवर्म है और काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा और जो भी ऑर्गेनिक मैटर से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एरेशन कैपेसिटी है काफ़ी इंक्रीज होगा तो जो भी फिजिकल कंडीशन सॉइल का वो इम्प्रूव होगा। रिड्यूस रन ऑफ, वाटर का रन ऑफ कम होगा ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। मोर सॉइल मॉइस्चर दैट मीन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होगा ड्यू टू सम ऑर्गेनिक मैटर, तो मॉइस्चर एबिलिटी काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा लैंड में। ऑल दी एडवांटेज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, दैट मीन जो भी एडवांटेज है मेनली क्रॉप रेसिड्यू के कारण नहीं है। तो यहीं पर बाइंड अप करते हैं अपने इस लेक्चर को। आई होप जो भी मैंने डील किया मे बी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से रिवाइंड करके एक बार और लेक्चर को देख सकते हैं। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएं और जो भी आपको लगता है आप जो भी बुक प्रेफर करना चाहते हैं करें और जो भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। और प्लीज़ यदि वॉइस से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा, तो प्लीज़ आपका कमेंट इंपॉर्टेंट रखता है। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर